ओके, लेट अस स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल। अब मैंने आपको एलसीआर सर्किट पढ़ाया था। एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा एक जस्ट 2 मिनट्स रिवाइज कर रहे हैं। एलसीआर सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों थे कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। ऑल थ्री वर प्रेजेंट। अब इस सर्किट में हमारा जो करंट का फॉर्मूला आया था वो आया था आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। मैक्सिमम करंट इस सर्किट में जो फ्लो करेगा दैट इज गिवन बाय आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड। और यहां पर जो जेड आ रहा था इंपीडेंस, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एक रिजल्ट तो ये बताया था, एक ये बताया था, और दूसरी चीज एक फॉर्मूला बताया था tan फाई। tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। एसी सर्किट का आप मोस्टली कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे अगर आपको ये तीन रिजल्ट्स याद। मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट आई नॉट, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट और फेज डिफरेंस tan फाई। तो एक बार ये तीनों रिजल्ट्स फिर से आज जिस पेज पे हेडिंग डालेंगे उसके ऊपर मार्जिन में ये तीनों रिजल्ट्स लिख लीजिए। कोई सर्किट में एलसीआर में से अगर कोई नहीं भी है तो भी हमारे सेम रिजल्ट्स यूज होंगे। जो चीज सर्किट में नहीं है उस चीज को आप जीरो डाल दीजिएगा। जैसे सबसे पहला आज हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जो एलआर सर्किट पे बेस्ड। ठीक है, पहले हाफ क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हाफ रिमेनिंग क्लास में असर्शन, रीजन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो चलिए बनाइए प्लीज क्वेश्चन, और चैट बॉक्स में आपने आंसर भेजना होगा, दैट विल बी योर अटेंडेंस। ठीक है ना। एलआर सर्किट है, इंडक्टर है 2 हेनरी और रेजिस्टर है 3 ओम। ये जो हमारा एसी सप्लाई है दिस इज 100 वोल्ट 1 बाय पाई हर्ट्ज। ठीक है, 100 वोल्ट 1 बाय पाई हर्ट्ज का एसी सप्लाई है। अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सेकेंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है फेज डिफरेंस। और थर्ड पार्ट आपको बताना है कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा। लीड और लैग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एसी सर्किट्स में यूज होती है। डीसी सर्किट में कभी भी लीड और लैग की बात नहीं है। सिर्फ एसी सर्किट्स हैं जहां पे हम लीड और लैग की बात करते हैं। और वो भी क्यों करते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी आता है, तो जो करंट होगा करंट की इक्वेशन में भी साइन आएगा। अब हो सकता है यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा हो तो आप कहोगे करंट लीड कर रहा है। हो सकता है यहाँ माइनस फाई आ रहा हो, अब करंट लैग कर रहा है। तो ये जो साइन की टर्म्स हैं ये हमें बताएंगी कि लीड लैग कौन कर रहा है। और ये सिर्फ एसी सर्किट में ही आएंगी। अगर करंट डीसी होता तो ये साइन वाली टर्म्स आती ही नहीं। अगर डीसी सप्लाई होता, कांस्टेंट करंट होता, तो क्यों साइन ओमेगा टी आता, आता ही नहीं फिर। तब आपको कोई लीड लैग कोई फेज डिफरेंस उसकी जरूरत ही नहीं। और ये एसी सर्किट्स हैं। चलिए करिए क्वेश्चन, इसी एलसीआर सर्किट के फॉर्मूले लगा दीजिए, ट्राई करो और चैट बॉक्स में आंसर सेंड करिएगा। सबसे पहले वाला आईआरएमएस का, जिनका भी फर्स्ट पार्ट हो जाता है वो आईआरएमएस का आंसर सेंड करिएगा। तो सेंड करके फिर कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पॉइंट्स। कोई भी अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में डिफिकल्टी थी ना, अगर आज ध्यान से सुन लोगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लगे। बस ध्यान से सुनना कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। ठीक है, चलिए देखते तो 2 मिनट बस हो गए, 2 मिनट बात करूँ। हैं। करो करो करो, कर ट्राई करो। बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर दो, फेज डिफरेंस लीड लैग वो भी ट्राई
खुद कोशिश करना बहुत जरूरी है। आज सारे डिफरेंट टाइप के सर्किट्स आपको कराते हैं। इतने प्लीज आंसर भेजते रहिए, कई बच्चों का सही है, कई बच्चों का गलत है। प्लीज आई नॉट नहीं पूछा था मैंने, प्लीज ध्यान रखना, मैंने आपसे पूछा था IRMS। कुछ बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? लोग आंसर चेंज करिए प्लीज, बिना बात पे अनम्यूट मत करो, बोलना नहीं है आंसर। चलो अब करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में, प्लीज अब सुनिए प्लीज, आपके जो डाउट है आज आई गारंटी क्लियर हो जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं बचेगा। सुन लो बस ध्यान, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो आइडेंटिफाई करो पहले। ये क्या चीज है? ये आपकी वोल्टेज 100 वोल्ट है। क्या ये आप, क्या AC सप्लाई है या DC? पहले तो ये बताओ, AC है? पर एसी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो AC होगा। AC सप्लाई में जो वोल्टेज है वो लगातार चेंज होती रहती है, तो इक्वेशन देनी चाहिए थी उसको, तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। और उसने इक्वेशन तो बताई नहीं, उसने आपको सिर्फ एक वैल्यू बता दी 100 वोल्ट, और कुछ बोला भी नहीं कि ये मैक्सिमम है, एवरेज है, RMS है, क्या है। तो क्या अज्यूम करूं इसको? आरएमएस। ये हमारे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। RMS वैल्यू कहीं बीच में आती है, इट इज द RMS वैल्यू। ठीक है ना? जब भी सिर्फ एक वोल्टेज वैल्यू स्पेसिफाइड होती है तो इंप्लाइड होता है कि वो वैल्यू जो है वो RMS वैल्यू है। ठीक है ना? ध्यान से समझिए। अच्छा, दूसरी चीज, ये 1/π क्या दिया हुआ है, इसको हम यूनिट से पहचानेंगे। फ्रीक्वेंसी। अगर रेडियन पर सेकेंड होता तो ओमेगा होता, पर हर्ट्ज में है तो यानी ये चीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1/π। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ओमेगा निकाल लूंगा। ओमेगा 2π है, ओमेगा हो जाएगा 2π इंटू 1/π, ओमेगा आ जाएगा 2। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, कितने लोग हैं इस सर्किट में जो करंट को रोक रहे हैं? 2 लोग। दो लोग हैं जो रोक रहे हैं। रेजिस्टर रोकता है कोलिजन्स की वजह से, और रेजिस्टर कितनी रुकावट देगा? वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस ही होती है। रेजिस्टर कितनी रुकावट देगा? डायरेक्टली 3 ओम। इंडक्टर कितनी रुकावट देगा? अगेन बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे यही ले लेते हैं नहीं, इंडक्टर कितनी रुकावट देगा उसको बोलते हैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा। ये तो हेनरी में है, ये तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। ये रुकावट कितनी देगा? दैट इज ओमेगा एल। तो एक्सएल निकालो यहां पर, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा है 2 और एल है 2, तो ये आ गया 4। अब ये यूनिट ओम बन जाएगा, एक्सएल का यूनिट बन जाएगा ओम। तो एक्सएल हमने निकाला 4। अच्छा, कैपेसिटर तो है नहीं, ठीक है। अगर कैपेसिटर नहीं है यानी कैपेसिटर कितनी रुकावट दे रहा है? 0 है ही नहीं, जब क्या कहां से रुकावट दे? तो इस सर्किट की अब टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्टली मत ऐड कर देना, 4 ओम प्लस 3 ओम मत कर देना, 7 मत कर देना। बहुत बच्चों ने गलत आंसर भेजा है, वो क्या कर रहे हैं, 4 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 7 ओम। नहीं, एसी सर्किट है ये, एसी सर्किट में डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। एसी सर्किट में बस ये 3 रिजल्ट याद रखने थे और कुछ नहीं याद रखना। तो Z निकाल लो, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस के लिए Z का फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। XC नहीं आएगा, तो Z आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 5। ठीक है ना? अब आप मैक्सिमम करंट वाला फॉर्मूला मत लगाइए, मत लगाइए, क्योंकि आपको RMS पूछा है। तो इस फॉर्मूले को दोनों साइड √2 से डिवाइड करके फिर लगा। जब आप इसको दोनों साइड √2 से डिवाइड करते हैं, बहुत बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं, बहुत बच्चे I0 √2 उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज ध्यान से देखिए, मैं अपने फॉर्मूले को दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर रहा हूं। I0/√2 बन जाता है IR, E0/√2 बन जाता है ERMS डिवाइडेड बाय Z।
तो कई बार आपसे वो मैक्सिमम करंट पूछेगा तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देना। कई बार वो आपसे आरएमएस करंट पूछेगा तो आप √2 से डिवाइड करके आरएमएस का फॉर्मूला बना लीजिएगा। बना लिया हमने। ERMS हमें दे रखा है 100 और Z आया है 5, यानी करंट आ गया 20 एम्पियर। ये कौन सा करंट आया है? RMS करंट। दिस इज द RMS करंट इन दिस सर्किट। अगर बाय चांस वो I0 भी पूछ लेता, बाय चांस वो मैक्सिमम, इंटू √2, तो हम क्या करते, हमें एक लॉजिक पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि मैक्सिमम वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय, पर हमें आरएमएस नहीं निकालनी है, आरएमएस तो निकल आया है, हमें मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए ये √2 को ऊपर लाओ, तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू आपने निकाल ली है 20 एम्पियर, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो करंट की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो दैट विल बी 20 इंटू √2। आरएमएस वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो √2 से मल्टीप्लाई। सर लेकिन जैसे जो EMF वैल्यू है वो गिवन है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि RMS वैल्यू ही है ये? अगर कुछ नहीं बोला, मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो इम्प्लाइड होता है सिर्फ एक वैल्यू दी है, इक्वेशन भी नहीं दी, 100 sin ओमेगा टी भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक वैल्यू दी, तो इम्प्लाइड होता है कि ये मीन आरएमएस वैल्यू ही होगी। ठीक है ना? अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो ये आरएमएस वैल्यू है। ठीक है? यस सर। अच्छा, करंट फाइंड आउट कर लिया, अगर मैक्सिमम पूछा तो वो भी निकाल सकते हो, वैसे पूछा नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया IRMS। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सब में आपको समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस एसी में बहुत जरूरी टर्म। फेज डिफरेंस अभी मैंने आपको समझाया क्यों आता है, क्योंकि इक्वेशन आएगी, ईएमएफ भी टाइम के साथ बदल रहा है और करंट भी टाइम के साथ बदल रहा है, तो ईएमएफ की इक्वेशन में भी साइन ओमेगा टी आता है और जो करंट की इक्वेशन होगी उसमें भी साइन ओमेगा टी आएगा, और हो सकता है साइन ओमेगा टी के साथ कुछ ऐड हो रहा हो या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये दोनों के फेज सेम हो। याद करके जरा बताओ, जो मैंने डेरिवेशन कराई थी मैंने क्या अज्यूम करा था यहाँ पे, +5 या -5? -5 माइनस। यहाँ पे मैंने -5, मैंने माना था कि करंट लैग कर रहा है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको इंपीडेंस की एलसीआर सर्किट की डेरिवेशन कराई थी, तो मैंने उसमें -5 माना था। अब ये 5 निकाल लेते हैं, यही तो वो पूछ रहा है फेज डिफरेंस, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है tan phi = XL - C/R। अब आपका XC यहाँ पे नहीं है क्योंकि कैपेसिटर ही नहीं है सर्किट में, तो XC को हटा दें, कोई बात नहीं, जो नहीं है उसको हटा देंगे। तो tan phi आ गया, XL है कितना 4 और R है कितना 3, tan phi आ गया 4/3। तो आप अगर पहचान सकते हैं phi की वैल्यू तो ठीक है, नहीं तो कोई चिंता नहीं है, आप phi को लिख दो tan इनवर्स 4/3। The phase difference is tan inverse 4/3। सर तो जैसे अभी MCQ आएगा तो उसमें ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ है, फिर वैल्यू गिवन होगी सीधा? बनोगे tan इनवर्स में ही होगा। अगर ये 53 होगी ना? ठीक है, tan इनवर्स 4/3 आपको पता होना चाहिए। ये वाला ट्राइंगल बना लो अगर नहीं पता तो। 53 4 3 5 ये एक कॉमन ट्राइंगल होता है, इसमें ये वाला एंगल 53 होता है और ये वाला 37 होता है। तो एक बार बना लो ये ट्राइंगल। tan 53 is 4/3, tan 37 is 3/4। tan 53 perpendicular upon base 4/3, tan 37 perpendicular upon base 3/4। तो हमारा tan phi 4/3 आया है, यानी जो एंगल होगा वो 53 डिग्री होगा। phi is 53 डिग्री। अच्छा, अब एक चीज प्लीज पूरी बात सुनिए। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, आरएमएस करंट आ गया,
सेकेंड पार्ट हो गया, फेज डिफरेंस आ गया। अब लीड हो रहा है या लैग हो रहा है, प्लीज इसको समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज समझिए। जो हमने अज्यूम करा था, ईएमएफ को हम हमेशा साइन ओमेगा टी ही मानेंगे, ईएमएफ में कभी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ईएमएफ आगे है या पीछे है तो यहां कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो भी डिफरेंस दिखाना है वो करंट की इक्वेशन में दिखाना है, जो भी डिफरेंस दिखाना है वो पाई यहां, ईएमएफ को नहीं छेड़ते, ईएमएफ जो है उसको ओमेगा टी ही रहने। करंट अगर आगे दिखाना है तो प्लस पाई, अब ये करंट लीड कर रहा है क्योंकि ये प्लस हो गया, अगर करंट लैग कर रहा है तो माइनस। तो जो भी पाई टर्म जुड़ती है वो करंट में जुड़ती है, और हमने जो डेरिवेशन करी थी उसमें माइनस पाई अज्यूम करा। देख लो पीछे जाके जो फेजर डायग्राम हमने एलसीआर सर्किट का बनाया था, ऊपर था EL माइनस EC, यहां था ER, यहां था I नॉट, इसको पैरेललोग्राम से ऐड करा था और यहां पर E नॉट आया। तो डायग्राम में देखो करंट पीछे है, ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है। फेजर डायग्राम एलसीआर सर्किट, ईएमएफ आगे है, लीड कर रहा है, करंट जो है पीछे है I, तो करंट में माइनस फाई माना। तो हमारी डेरिवेशन में याद रखिएगा कि जो फाई हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, जो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये तब अप्लाई होगा अगर आपने माइनस फाई अज्यूम करा है, तब फाई का ये फॉर्मूला आएगा। तो जो आपने फाई निकाला है 53 डिग्री आ गया, वो आप यहां डाल सकते हैं। तो अब बताइए करंट की जो इक्वेशन बनी वो हो गई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 53। फाई की वैल्यू 53 आई ना, तो यहाँ लगा दी 53 वैल्यू। अब बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? ईएमएफ लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है। लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है, क्लियरली दिख रहा है। करंट में माइनस 53 है, करंट का फेज छोटा हो गया, करंट लैग कर रहा है, तो ईएमएफ लीड कर रहा है, खत्म बात। कोई कहता है कंफ्यूजन क्या है, सिंपल बात है बिल्कुल। ओमेगा टी माइनस 53 आ गया तो करंट लैग कर गया, करंट का फेज छोटा हो गया, करंट लैग कर गया, और करंट लैग कर गया तो ईएमएफ लीड करेगा। एक रेस में अगर एक जना पीछे है तो दूसरा इंप्लाइड आगे होगा, तो अगर आप देख रहे हो कि करंट पीछे चला गया तो इंप्लाइड है कि वोल्टेज आगे होगी, तो इसमें क्या कंफ्यूजन? इसमें कंफ्यूजन तब होगा, सुनो, इसमें कंफ्यूजन तब होगा अगर आपका फाई नेगेटिव आ जाता। अगर अगला क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आपका फाई नेगेटिव आ जाता, अगर फाई नेगेटिव आ जाता और आप इसको, अपनी अजम्पशन थी आपकी ऑलरेडी माइनस फाई, अगर फाई नेगेटिव आ जाता तो वो नेगेटिव नेगेटिव मिला के प्लस हो जाता, फिर करंट लीड कर जाता। तो इस बात का ना, ये जानबूझ के हो सकता है इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आए, जहां अभी तो फाई नेगेटिव नहीं आया आपका, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने फाई की वैल्यू 53 डाल दी, ये ओमेगा टी माइनस 53 हो गया, छोटा हो गया, लैप कर गया। पर बाय चांस एक चीज स्टार मार्क करके लिख लो, अगला क्वेश्चन कराऊंगा, लिखो, लिखो कि अगर फाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, if phi comes out to be negative, then minus phi will become positive and then current will lead। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना प्लीज, छोटी सी बात है, लीड लैग उल्टा हो जाएगा आपका। अभी तो दिख रहा है क्लियरली कि ईएमएफ लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, पर अगर फाई की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अगले क्वेश्चन में आएगी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिला के प्लस बन जाएगा, करंट आगे लीड कर जाएगा। ठीक है ना, समझते हैं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो समझते हैं। इसमें तो खैर नहीं आई, इसमें तो फाई हमारा 53 डिग्री आया है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ईएमएफ लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, फेज डिफरेंस 53 है और ये 20 है। बताओ इसमें किसी स्टेप में कोई डाउट आप लोगों? चलो अब अगला न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं और आपको क्लैरिटी मिलेगी। लिखिए क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ 250 millifarad, capacitor of 250 millifarad
मिली माइक्रो प्लीज याद कर लो, प्लीज। 250 millifarad is connected in series with a resistor of 4 ohm. Is connected in series with a resistor of 4 ohm. कैपेसिटर 250 मिलीफेराड 4 ओम 100 वोल्ट 1/2 पाई हर्ट एसी है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? आई आरएमएस, आई नॉट, फेज डिफरेंस और लीड लैग। हो सकता है आपका केस स्टडी क्वेश्चन आ जाए। केस स्टडी क्या होगा, पूरा एक्सप्लेन करेगा इसको, और केस स्टडी के अलग अलग पार्ट्स होंगे। चलिए ट्राई करिए, इस बार ध्यान से करिए। प्लीज अपने आप लिखो, इंतजार मत करो कि बोर्ड पे सॉल्व कर, कोशिश करो। अभी इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लासेस बहुत सारी रखें। हर चैप्टर के क्वेश्चंस, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे और सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट वाले का मेरे को आंसर नहीं, फर्स्ट वाले का भेज के फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेंड द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, देन कंटिन्यू सॉल्व। चलिए ट्राई करते हैं हम, प्लीज ध्यान दीजिए। वोल्टेज दी है, सिर्फ वैल्यू दी है, सुनो। वोल्टेज दी है, सिर्फ वैल्यू दी है, इक्वेशन भी नहीं दी, ई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं बोला, कुछ बताया नहीं कि ये 100 क्या है, तो इसका मतलब ये ई आर एम एस, और ये हर्ट्स में है, यानी ये फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई हर्ट्स है, तो ओमेगा निकाल लेते हैं, 2 पाई इंटू 1/2 पाई, 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना? 2-4 क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वही चीज बारी बारी रिपीट होती है, हर बार वही करना होता है। अब कितने लोग हैं सर्किट में जो करंट को रोक रहे हैं? 2 लोग। रजिस्टर कितना रोकेगा? वो तो उतना ही रोकेगा जितना वो है, 4 ओम। कैपेसिटर सर्किट में कितना रोकेगा? वो एक्सी होगा। इसी को मत ले लेना 2, ये तो मिली फेराड में है। कैपेसिटर करंट को कितना रोकेगा, यानी एक्सी निकाल लेते हैं ना, एक्सी इज 1/ओमेगा। कैलकुलेशन गलत मत कर जाना। ओमेगा है 1 और सी है 250 मिली 10 की पावर -3। ये ऊपर चला जाएगा 1000/250, एक्सी कितना आया? 4 ओम। यानी कैपेसिटर भी करंट को ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है 4 ओम। ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, दोनों 4 ओम। अब दोनों मिला के क्या ऑब्स्ट्रक्शन देंगे, अगला हम निकालेंगे इसे। √r² प्लस XL माइनस XC का। ध्यान देना, ये माइनस स्क्वायर हो जाएगा,
तो माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ वाले माइनस से कोई चिंता नहीं होगी। तो देखिए एक्सएल को हटा दीजिए, तो z हो गया 4√2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और माइनस एक्सी का स्क्वायर भी एक्सी स्क्वायर ही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4√2 ओम। देखिए z निकाल लिया। इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है 4√2। किसी को कोई डाउट यहां तक है तो बताइए z निकालने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आई नॉट होता है ई नॉट बाई जेड, ये फॉर्मूला हमें पता है, पर हमें ई नॉट तो दे नहीं रखा ना, हमें आई नॉट पूछा अभी उसने, आई आर एम एस पूछा था। तो दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा आई आर एम एस, ये बन जाएगा ई आर। तो ये वाला फॉर्मूला में लगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई जेड। कितना आएगा आई आर एम, ई आर एम एस दे रखा है 100 और जेड आया है 4, 100/4। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, आप रैशनलाइज कर लेना, 25/√2 आया है, रैशनलाइज कर सकते हो, 25/√2 फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कोई जना बताना चाहेगा क्या है? -tan इनवर्स। सेकंड पार्ट है आई नॉट, I0 मैक्सिमम करंट। कैसे निकालूं? IRMS Into √2 5 एम्पियर 25 √2 into 25 √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आरएमएस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई, तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम करंट जो होगा 25/√2 इंटू √2 यानी 25। कोई कहते दो दो करंट क्यों है 25 और 25√2? क्योंकि करंट एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। एक 25 जो है ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और 25√2 उसी की मीन वैल्यू है, 25 आरएमएस वैल्यू। एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, एक उसकी आरएमएस वैल्यू। अब इसके बाद वो पूछ रहा है फेज डिफरेंस, तो tan फाई में देखिए फर्क आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। इस बार एक्सएल को जैसे ही आप 0 डालेंगे, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एक्सी। एक्सी था 4 और आर भी था 4, तो tan फाई हो जाएगा -4/4, tan फाई आ जाएगा -1। कितना होगा tan फाई -1 है तो -π/4 -45 डिग्रीज। -45। अब नेगेटिव आ गया, फेज डिफरेंस नेगेटिव आ गया। अब चलते हैं, रिकॉल करते हैं कि हमने अज्यूम क्या करा था, जो हमने डेरिवेशंस करी थी उसमें हमने क्या लेट करा था। हमने वोल्टेज को लेट करा था E0 sin ωt, और करंट को लेट करा था I0 sin ωt -φ, और हमारा फाई माइनस आ गया और लेट भी -φ करा। तो जब आप इस फाई को यहां डालोगे तो आपकी करंट की इक्वेशन बन जाएगी sin ωt +40, क्योंकि फाई नेगेटिव आया है, नेगेटिव डाल के पॉजिटिव हो जाएगा, करंट +45 में आ जाएगा। अब बताओ कौन लीड कर रहा है? करंट Current. लीड कर रहा है current और ईएमएफ लैग कर रहा करंट लीड करेगा और ईएमएफ लैग। बस ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बस याद रखो अगर फाई नेगेटिव आ जाता है तो करंट लीड कर जाता है, और क्यों कर जाता है वो समझ में आना चाहिए, डायरेक्टली नहीं रटवाना। मैं लिखवा दूं कि फाई नेगेटिव है तो ये होगा वो होगा, रटने का फायदा नहीं। फाई नेगेटिव है तो आप नेगेटिव डालेंगे उस इक्वेशन में जो आपने अज्यूम करी थी, तो ऑटोमेटिकली देखिए करंट का फेज बड़ा हो गया, यानी करंट लीड कर रहा है। ये सिर्फ फेज की बात होती है, लीड लैग सिर्फ फेज की बात होती है, वैल्यू की बात नहीं होती। वी आर नॉट कंपेयरिंग देयर वैल्यूज। लीड और लैग is not to compare their values, it is to compare the phase. तो इस बार करंट लीड कर रहा है और ईएमएफ लैग। तो देखिए तो क्वेश्चन फेज मतलब, वो जो कर्व होता है वही ना? क्यों कोई कहते हैं ये फेज क्यों आता है?
क्योंकि आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, साइन ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो साइन थीटा तो टर्म दोनों में आएंगी, तो फेज तो दोनों में आएगा ही क्योंकि एसी है। सर फेस का मतलब बताओगे सर? सर मतलब वो कर्व्स थी ना, हाँ टाइम साइन के थीटा वाले कर्व जो है, जो आपके वोल्टेज जो है साइन की कर्व है और करंट भी साइन कर्व है, इसीलिए ये टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है ना, इसका बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बस याद रखो कि फाई नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो करंट लीड करें। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, फिर थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट करें। और एक इसको आप बिना सॉल्व करे भी कह सकते थे, इस सर्किट में कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। सपोज करो ये क्वेश्चन होता और सिर्फ आपसे पूछा होता हु विल लीड इन फेज, फेज में कौन लीड करेगा, ईएमएफ, करंट या बोथ सेम। अब कैसे करते, एक बच्चा कहता मैं तो फाई निकालूंगा पुट करूंगा देखूंगा, नहीं इतना कोशिश मत करो आप। सर जब भी एल सर्किट नहीं होएगा तो फिर वो रुक जाओ, जल्दी मत करो, सबको समझने दो और ध्यान से सुनो। तो कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, उसके लिए मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, ये ट्रिक सीखिए कैसे आप पता कर सकते हैं कौन लीड लैग करेगा। रिकॉल करो तीनों सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट और एल। आर सर्किट का फेजर डायग्राम याद करते हैं, सी सर्किट का याद करते हैं और एल। आर सर्किट में ये ईएमएफ होता था, ईएमएफ तो तीनों में यही होता था। जरा पीछे जाओ 2-4 पेजेस, बताओ आर सर्किट में करंट कहां पर होता था, तो उसी में होता था ईएमएफ के EMF साथ सर उसी के ऊपर। उसी के। सी सर्किट में फोर्थ सर क्वाड्रेंट पाई बाय 2 इधर। सर आगे पाई बाय 2 पाई लेफ्ट बाय में। टू या पीछे भी पाई बाय टू, प्लस सर आगे। आगे। और इंडक्टर में क्या इक्वेशन थी एल सर्किट को देखो, सर नीचे की तरफ। सर नीचे फोर्थ सब क्वाड्रेंट। लोग पीछे Fourth जाइए, quadrant। देखिए एल सर्किट में इधर। ठीक है, अब जरा कॉन्सेप्ट पे समझना, कॉन्सेप्ट आर क्या चाहता है, रजिस्टर क्या चाहता है, रजिस्टर चाहता है कौन आगे हो, रजिस्टर किसको आगे रखना चाहता है, किसी को नहीं। रजिस्टर के का कोई प्रेफरेंस नहीं है कि करंट लीड करे ईएमएफ लीड करे, इसका कोई ऐसा प्रेफरेंस। कैपेसिटर क्या चाहता है, किसको आगे रखना, करंट। याद करो सी सर्किट में जो करंट की इक्वेशन थी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, करंट 90 डिग्री आगे था, तो कैपेसिटर चाहता है किसको आगे रखना, करंट को लीड करा। अच्छा इंडक्टर क्या चाहता है, इंडक्टर का इक्वेशन याद करो, आई इज ई इक्वल नॉट को आगे। आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, जब आपने आंसर। इंडक्टर क्या चाहता है, करंट को पीछे रखना, या उल्टा बोल लो, ये चाहता है ईएमएफ को लीड करा, ईएमएफ को लीड करा। डायग्राम देखिए सिंपल, अपने कॉपी में जाइए, आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट का डायग्राम। आर तो कुछ नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कोई भी लीड करे। कैपेसिटर चाहता है करंट लीड करे, करंट आगे है, और इंडक्टर चाहता है कि ईएमएफ लीड करे। अब अपने सर्किट पे आइए और देखिए कि इस सर्किट में कौन कौन लोग लगे। रजिस्टर लगा है, रजिस्टर तो कुछ नहीं चाहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी को आगे पीछे रखा है। ठीक है, और कौन है, कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर क्या चाहता है, कैपेसिटर चाहता है कि करंट लीड करे। तो इस सर्किट में मेजॉरिटी क्या हो रही है, मेजॉरिटी विल विन, आई लीड। हाँ, ये तो कोई कहता है मैं तो न्यूट्रल हूं, जो मर्जी जिसको जो चाहते हो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं। ये चाहता है कि करंट लीड करे, तो मेजॉरिटी क्या कह रही है, मेजॉरिटी कह रही है करंट लीड करेगा, तो इस सर्किट में फाइनली ओवरऑल करंट लीड, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर की बात मानी जाएगी। अब अगर इसी सर्किट में कैपेसिटर नहीं लगा होता, इंडक्टर लगा होता, तो रजिस्टर तो कुछ नहीं चाह रहा था, इंडक्टर क्या चाहता था, किसको लीड करा, ए नॉट। इंडक्टर चाहता था ईएमएफ को लीड कराना, तो इस बार
अच्छा, कोई कहता है अगर दोनों लगे हुए हैं, अगर एलसीआर है, अगर एलसीआर है। अब रजिस्टर तो कुछ नहीं चाहता, रजिस्टर कुछ नहीं चाहता, कैपेसिटर चाहता है करंट जीते, कैपेसिटर चाहता था करंट लीड करे, और इंडक्टर चाहता था ईएमएफ लीड करे। अब मेजॉरिटी क्या कह रही है बताओ? बोथ। बोथ। रजिस्टर तो कह रहा है चलो जो मर्जी कर लो, ये कहता है नहीं करंट को लीड कराओ, ये कह रहा है नहीं ईएमएफ को जिताओ। तो एक जना ईएमएफ को जिताना, EMF will lead. सुनो तो सही, एक जना ईएमएफ को जिताना चाहता है, एक जना करंट को जिताना चाहता है, और ये कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीतेगा कौन? मेजॉरिटी किसके साथ? सेम होगा। बोथ। अरे मेजॉरिटी उसके साथ है जो बड़ा है इनमें से, तो बोथ क्या, मेजॉरिटी उसके साथ है जो इनमें से बड़ा होगा, बड़े आदमी की बात मानी जाएगी। तो इनमें से XL माइनस XT होता तो फॉर्मूला के हिसाब से तो भी लीड ही होगा। इनमें से बड़ा जो होगा उसकी बात मानी जाएगी, यानी एक्सएल एक्सी निकाल लो, एक्सएल की वैल्यू निकाल लो, एक्सी की वैल्यू निकाल लो, जो बड़ा होगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर एक्सएल बड़ा होगा तो इंडक्टर की बात मानी जाएगी, यानी ईएमएफ लीड करेगा। अगर एक्सी बड़ा आया यानी कैपेसिटर की बात मानी जाएगी, करंट लीड करेगा। और कोई कहता है अच्छा दोनों बराबर आ गए, तो फिर दोनों कट जाएंगे, फिर फेज डिफरेंस 0 आ जाएगा। अगर एक्सएल एक्सी बराबर आ गए, फॉर्मूले से भी देख लो ना, tan फाई का फॉर्मूला है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, अगर एक्सएल एक्सी बराबर आ गए तो फिर फेज डिफरेंस 0। तो एक चीज बना लो, ये वाला, ये सर्किट बनाओ और लिखो अगर एक्सएल बिगर है, सर्किट में आपका एक्सएल बिगर है, तो इंडक्टर की बात मानी जाएगी। इंडक्टर क्या चाहता है, कौन लीड करे? ईएमएफ लीड करे, तो ईएमएफ लीड करे। अगर एक्सी बड़ा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ी है, तो कैपेसिटर की बात मानी जाएगी। कैपेसिटर क्या चाहता है? करंट। तो इस केस में अगर कैपेसिटर बिगर है तो करंट लीड। तो अगर हो सकता है वो आपसे सिर्फ लीड और लैग पूछे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक्सएल एक्सी की वैल्यूज निकाल के देख लो, आपको पता लग जाएगा सर्किट में कौन लीड करेगा। तो लिखिए इस बात को, एक्सएल बड़ा है तो ईएमएफ लीड करता है, एक्सी बड़ा है तो करंट लीड करता है। लिखो प्लीज, ध्यान से लिखिए, ये सब क्वेश्चन आएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक बार रिपीट कर दो। लिखा हुआ है देखो, एक्सएल बड़ा है तो ईएमएफ लीड करेगा। इस सर्किट में अगर तीनों लगे हुए हैं तो कैसे पता लगेगा इस सर्किट में ईएमएफ लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है? एक्सएल अगर बड़ा है तो इंडक्टर बड़ा है, इंडक्टर की बात मानी जाएगी। इंडक्टर क्या चाहता था? इंडक्टर का डायग्राम देखो, इंडक्टर चाहता था कौन लीड करे? ईएमएफ लीड करे, तो ईएमएफ लीड करे। अगर इस सर्किट में एक्सी की वैल्यू बड़ी आई तो कैपेसिटर की बात मानी जाएगी। कैपेसिटर क्या चाहता है? करंट लीड करे, करंट लीड करे। चलो देखते हैं क्वेश्चन, लेट अस सी। कई बार आपसे कैलकुलेशन नहीं, वो सिर्फ लीड लैग पूछ लेगा। अब हमारे पास एलसीआर सर्किट है, करिए, बनाइए जल्दी से क्वेश्चन। इंडक्टर है हमारा 4 हेनरी, कैपेसिटर है 250 मिली फैराड, और रेजिस्टर है 250 नहीं 500 मिली फैराड, रेजिस्टर है 2 ओम। ठीक है ना, ये हमारे को डेटा दिया हुआ है। तो ये हमारा एसी सोर्स है, इस पर 100 वोल्ट, हंड्रेड वोल्ट 1 रेडियन पर सेकेंड एसी सप्लाई है। आपको क्या क्या बताना है? Right. कौन लीड करेगा? फिर दूसरा IR। चलो करो।
या तो पूरा फाई निकाल लो, फाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से पता लग जाएगा, वरना जल्दी भी कर सकते हो। हु लीड्स का आंसर भेजो, कौन इस सर्किट, किसका फेज आगे है वो भेजो। अब इस बार ये ओमेगा दिया हुआ है, देखो 1, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड यूनिट है ना, रेडियन पर सेकेंड यूनिट है, तो यानी ये ओमेगा दिया, प्लीज ध्यान रखिए, ओमेगा ही है ये, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा 1 है और एल 4 है, तो 4 ओम आ गया। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा सी, which is equal to 1 by 1 into 500 into 10 की पावर माइनस 3। एक्सी की वैल्यू आ गई 2 ओम। अब यहां से देख सकता हूं, यहीं से मैं देख सकता हूं कि ये सर्किट जो है, इस सर्किट का नाम क्या हो, बताओ क्या नाम होगा। एक्सएल आ रहा है 4 ओम, एक्सी आ रहा है 2। कौन बड़ा है? इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा है, इंडक्टर। इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा है, एक्सएल बड़ा है। इस सर्किट को आप नाम दोगे इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट। दिस इज कॉल्ड एज अ इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट। इंडक्टर डोमिनेट करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है, उसकी बात मानी जाएगी, जो इंडक्टर चाहता है वो होगा इस सर्किट। कैपेसिटर जो चाहता है वो नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर छोटा निकला, यानी एक्सी छोटा आया। इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टर क्या चाहता था, किसको लीड कराना? ईएमएफ। ईएमएफ। ईएमएफ लीड करेगा, यानी ईएमएफ का फेज बड़ा होगा, करंट का फेज छोटा। अब आगे बढ़ते हैं, Z निकाल लेते हैं जल्दी से। Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 रूट 2। अब आई आर एम एस निकाल लो, आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस बाय जेड। तो आई आर एम एस आ जाएगा 100 बाय 2 रूट 2। देखिए गलत कर रहे हैं बहुत बच्चे, आई आर एम एस कितना आया है? आई आर एम एस आएगा आपका 50 बाय रूट 2, या और सॉल्व करेंगे 25 रूट 2। दिस इज आई आर। देखिए ना कैसे करें, जल्दी कोई। और फेज डिफरेंस निकाल लो फिर tan फाई के फॉर्मूले से। tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, 4 माइनस 2 बाय 2। पाई आ गया 45। पॉजिटिव आया है पाई, नेगेटिव आया है? पॉजिटिव। हाँ। यहां से भी अब आपको लीड लैग, यहां से भी अब आपको लीड और लैग पता लगा। पाई की वैल्यू को देखकर भी आप लीड और लैग निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने अज्यूम करा था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस। अजम्पशन जो हमने करे थे उस पे, उसको याद करिए जो मैंने अजम्पशन करे। मैंने अजम्पशन करा था -5। देखो मैंने अजम्पशन करा था करंट में -5 और फाई की वैल्यू 45 आ गई, तो यानी करंट पीछे ही चला जाएगा। फाई नेगेटिव आया होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनाता ना, यहाँ तो नेगेटिव नहीं आया फाई, तो जब आप यहाँ डालेंगे करंट छोटा चला जाएगा फेज, यानी करंट लैग करेगा, यानी ईएमएफ लीड करेगा। वही हमने पहले भी पता कर लिया।
क्योंकि एक्सेल बड़ा था तो डायरेक्टली बोल दिया था, एक्सेल बड़ा है तो ईएमएफ लीड कर रहा है। ठीक है, बताओ कोई डिफिकल्टी है इसमें तो? चलो ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम देखते हैं असर्शन रीजन वाले। इस चैप्टर पे जरूर आने हैं असर्शन। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और एक बार ये जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने आज कराए ना 3-4, इनको एक बार दोबारा रिवाइज करना अगर मुश्किल आ रही है। चलो नेक्स्ट, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है। हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक बल्ब लगा हुआ है। बल्ब यानी रेजिस्टर होता है, बल्ब का मतलब है रेजिस्टर। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो एक रेजिस्टर होता है, कनेक्टेड टू एन एसी। क्वेश्चन सुनना है। वो कहता है कि मैं एक स्लैब, दिस इज अ स्लैब, इसके अंदर डालता हूं। सर्किट ऑन था, बल्ब जल रहा था, बल्ब ग्लो कर रहा था। स्लैब डालने से बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या असर पड़ेगा? स्लैब को डालोगे कैपेसिटर के अंदर तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ब्राइटनेस, या सेम रहेगी? बताइए, सोचिए थोड़ा सा कि बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा? कैसे इसको फॉर्मूले से रिलेट करेंगे? कौन सा सर्किट बनाएंगे? बताइए कौन सा सर्किट है ये, नाम बताइए। कैपेसिटेंस आरसी आरसी सर्किट। ये कैपेसिटर है तो ये हो गया हमारा आरसी। अच्छा, बल्ब की ब्राइटनेस डिपेंड करती है कितना करंट जा रहा है बल्ब में। बल्ब की ब्राइटनेस डिपेंड करेगी कितना करंट जा रहा है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा तेज बल्ब ग्लो करेगा। सुनो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्सी जेड आर जेड। जेड बोलो। जेड कौन होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी। एक्सेल नहीं है, देखो एक्सेल नहीं है, एक्सेल को जीरो डालो। आर स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एक्सी का स्क्वायर, माइनस एक्सी का स्क्वायर तो एक्सी स्क्वायर ही बनेगा। आर स्क्वायर प्लस एक्सी का। अच्छा, इसके बाद बताओ एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ओमेगा c। 1/ओमेगा। इस क्वेश्चन में हमारा चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी स्लैब की वजह से। ये कैसे पता? सो उसमें किया था चैप्टर 2 में। अगर बिना स्लैब का के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर आपका कैपेसिटर बिना स्लैब का होता था तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता था। स्लैब डालने पे यहाँ पर के आ जाता था, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हमें मतलब नहीं है कि वो कितने टाइम्स हुआ, हमें सिर्फ ये फर्क पड़ा कि कैपेसिटेंस बढ़ी या कम हुई। बड़ी कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब आ जाओ जरा फॉर्मूलों पे। कैपेसिटेंस बढ़ गई, चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ आ जाओ। कैपेसिटेंस बढ़ गई यानी एक्सी डिक्रीज होगा। कम हो गया। आ जाओ यहाँ, एक्सी कम हो गया यानी जेड डिक्रीज। जेड कम हो गया यानी करंट करंट इंक्रीज। बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज। इंक्रीज होगी। बनाइए। असर्शन रीजन क्वेश्चन में आएगा, वो असर्शन में बोल देगा कि स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस बढ़, स्लैब डालने पे बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ गई, और रीजन में कुछ रीजन दे देगा। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए बढ़ेगी भी या कम होगी, वो पता होना चाहिए। कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। देखो अब अगला क्वेश्चन बना रहा हूं, इसको पहले लिखो, आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जरूरी नहीं है स्लैब डालें, कुछ भी कह सकता है।
अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं, ये कैपेसिटर था, ये बल्ब लगा हुआ था, बल्ब जल रहा था, मैंने इसकी प्लेट्स को पास कर, यानी मैंने क्या कहा क्वेश्चन में, द प्लेट सेपरेशन इज रिड्यूस्ड। कैपेसिटर का प्लेट सेपरेशन कम कर दिया, उसकी प्लेट्स जो थी उसको हम पास पास ले, उससे बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब सब लोग करिए, इस वाले का आंसर सब लोग दीजिए, इस वाले का आंसर इसमें सब वो स्लैब अभी भी बोलो है मत, कि नहीं है? बोलो मत यार, चैट बॉक्स में लिखो ना, बोलो। सर पूछ रहा था। क्या कुछ पूछ रहे हो, बताओ, पूछो। सर स्लैब इसमें है कि नहीं है अभी सेकंड वाले नहीं नहीं, स्लैब नहीं है, देयर इज नो स्लैब। ओके सर। सिर्फ आप कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हैं, द प्लेट सेपरेशन इज रिड्यूस्ड। चैप्टर 2 के फॉर्मूले से आप एबीसीडी में से बताइए क्या फर्क। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंक्रीज, कुछ बोल रहे हैं डिक्रीज, अभी भी नहीं सही कर रहे हो यार, थोड़ा सा सोचो ना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लो चैप्टर 2 का, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वहां से सोचो, सारे फॉर्मूले जो यूज होंगे सब यहाँ लिखे हैं। करिए जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं। जब आप प्लेट सेपरेशन रिड्यूस करेंगे, यानी आप डिस्टेंस डी को कम कर, डिस्टेंस डी को कम कर रहे हैं, प्लेट सेपरेशन जो था वो डी होता है स्मॉल, आप इसको कम कर रहे हैं, डिस्टेंस डी को कम कर रहे हैं, उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, एक्सी कम होगा, एक्सी कम होगा, जेड कम होगा, जेड कम होगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस भी बढ़ेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, बताइए। चलो नेक्स्ट फिर करते हैं ट्राई। अब हमारे पास बल्ब नहीं है, सॉरी बल्ब है, कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर की बजाय हमारे पास एक इंडक्टर है। बनाइए, और क्वेश्चन है, एन आयरन रॉड is inserted into the inductor. An iron rod is inserted into the inductor. An iron rod is inserted into the inductor. उससे आपको बताना है कि बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या असर पड़ेगा। हमारे पास एक लोहे की रॉड है, ये देखिए, इसको हम इंडक्टर के अंदर डाल देते हैं। ऐसा करने से बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा, करिए। असर्शन रीजन बना देंगे इसको, असर्शन रीजन बना। असर्शन में जरूरी नहीं है असर्शन सही हो, असर्शन कैन बी रॉन्ग आल्सो।
अभी असर्शन रीजन बना के दिया है मैंने आपको, वहां का मत रिप्लाई करिए, वहां का मत, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन का रिप्लाई। ठीक है, देखते हैं, यहाँ देखिए, चलो ठीक है, ध्यान दे, ध्यान दो क्या होगा। हमारे पास ये जो सर्किट है, ये किस टाइप का सर्किट है, कौन सा नाम है इसका? इंडक्टर LR। एल आर, ये एल है और ये आर है, तो इट इज एल आर सर्किट। आई नॉट का फॉर्मूला ई नॉट बाई जेड, जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल। ये तो हमारे फॉर्मूले इस चैप्टर में। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, सोलिनॉइड हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कौन से चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर Fourth. 6 कोएफिशिएंट 6 कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था, तो चलते हैं पीछे चैप्टर नंबर 6। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड, फॉर्मूला बताइए, कॉपी में पीछे जाइए, देखिए n square u naught a by r. सब लोग चैप्टर से इक्वल टू यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। हाँ बोलो नहीं, अब सब लोग पीछे जाओ, कॉपी में खोलो चैप्टर 6, एक डेरिवेशन कराई थी, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलिनॉइड, और उसमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिराइव कराया था। देखिए, आई विल जस्ट शो यू कि ये सब कराया हुआ है, याद रखना है। ये देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ कितना है, यहाँ पे देखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एन। ये सब आपको चैप्टर 6 में कराया था, तो पुराने चैप्टर्स का भी अब यूज हो रहा है। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एन। अब आप ये बताओ, मैं सोलिनॉइड में जब आयरन रॉड डाल रहा हूं, क्या मैं नंबर ऑफ टर्न्स बदल रहा हूं? नहीं। एरिया बदल रहा हूं? नहीं। लेंथ बदल रहा हूं? नहीं। क्या चीज बदल रहा हूं मैं? अंदर का मीडियम बदल। अभी अंदर वैक्यूम है, अभी अंदर वैक्यूम है, इसलिए म्यू नॉट आ रहा है। जब मैं आयरन रॉड डाल दूंगा, तो इस फॉर्मूले पे आखिर फर्क कहां पड़ेगा? तो mu naught नॉट की जगह क्या आ जाएगा? so mu I r. म्यू ऑफ आयरन आ जाएगा। म्यू नॉट तो वैक्यूम के लिए था, क्योंकि अभी वैक्यूम है। जब आप आयरन रॉड डाल देंगे, तो म्यू नॉट रिप्लेस हो जाएगा म्यू ऑफ एच आयरन से, क्योंकि फिर अंदर का मीडियम आयरन होगा ना, तब आप म्यू नॉट थोड़ी ना यूज करोगे, तब तो फिर आप म्यू आयरन का यूज करोगे, जो अंदर का मीडियम है उसका म्यू लगता है ना, तो म्यू नॉट नहीं आएगा, फिर म्यू एफ। अच्छा, आयरन का म्यू ज्यादा होगा कम होगा? So ज्यादा होगा. आयरन का म्यू तो बहुत ज्यादा होगा, आयरन तो मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन का तो म्यू बड़ा होगा काफी वैक्यूम से। तो बताइए, म्यू नॉट की जगह म्यू ऑफ आयरन आ गया, म्यू ऑफ आयरन आ गया, उससे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पर क्या असर पड़ा? Increase होगा. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि म्यू नॉट की जगह म्यू आयरन का आ गया, और आयरन का म्यू बहुत ज्यादा होता है, तो आयरन का म्यू बहुत ज्यादा है, तो एल की वैल्यू बढ़। अब आ जाते हैं यहाँ, एल की वैल्यू बढ़ गई तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ गई, एक्सएल की वैल्यू बढ़ गई तो जेड की वैल्यू बढ़ गई, जेड की वैल्यू बढ़ गई तो Decrease. डिक्रीज हो गया। बल्ब का ग्लो हल्का हो जाए, बल्ब का ग्लो हल्का, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज। चेक करते हैं क्या कह रहे हैं। ऑन इंसर्टिंग द आयरन रॉड द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज। सही कह रहे हैं क्या? यस Yes, सर। sir. Yes sir. इंसर्शन तो ट्रू है, और ये डिक्रीज क्यों हुआ, इसके लिए क्या कह रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इंक्रीजेस ऑन एडिंग द रॉड। यस सर, सही। बताओ सही है? Yes, Yes sir. sir. यस Yes, sir. क्या आयरन रॉड डालने पे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बढ़ा था?
Yes, Yes, sir. और क्या ये उसका सही रीजन है? Yes, sir. ब्राइटनेस Yes, sir. उसको यहीं से तो एक्सप्लेन करोगे आप। आपने जब रॉड डाली तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बढ़ गया, रॉड डालने पे एल की वैल्यू बढ़ गई, फिर एल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया, जेड बढ़ गया, जेड बढ़ गया, आई कम हो गया, वहीं से तो एक्सप्लेन हो रहा है पूरा। तो क्या ये रीजन सही रीजन है? यस सर। Yes, sir. सही है। क्या होगा फिर इसका ऑप्शन? A. तो प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के और भी क्वेश्चन। देखिए, कैपेसिटर में स्लैब डाल दिया, इंडक्टर में रॉड डाल दी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ट्राई करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन सोच के बता। रॉड डालने पे बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? रॉड डालने पर बल्ब की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई कहता अभी तो करा था, फिर क्या बदला? क्या ये देखो ना, ये बदला, ये बदला। कोई कहता है लॉजिक तो वही है, आयरन रॉड डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलने तो दो, बैक ईएमएफ नहीं होगा। सही बोलने तो दो पहले। जब आप रॉड डालोगे म्यू नॉट की जगह म्यू एफ ई आ जाएगा, म्यू एफ ई आ जाएगा तो एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा तो एक्सएल बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। नहीं, कुछ भी नहीं होगा ये, क्योंकि डीसी सोर्स में कोई कहते ये सब क्यों नहीं होगा, पर डीसी सोर्स है, इट इज अ डीसी सप्लाई। तो क्या रॉड डालने पे म्यू नॉट की वैल्यू म्यू आयरन आएगा, एल की वैल्यू बढ़ेगी तो सही, बढ़ेगी तो सही, फिर क्यों नहीं होगा ये ऐसा? आगे बताओ, आप बताओ। वेरिंग करंट नहीं है। होगा ही नहीं, डीसी में वेरी फिर नहीं एल ही करेगा नहीं होगा। क्योंकि ओमेगा 0 है, डीसी सप्लाई है। क्या फ्रीक्वेंसी है डीसी सप्लाई की? 0 तो ओमेगा कितना है? 0 अगर ओमेगा 0 है तो 0 इंटू एल करोगे, एल की वैल्यू बढ़ाओ कम करो जो मर्जी करो, ओमेगा तो 0 ही है। 0 इंटू 10 करो या 0 इंटू 1 मिलियन करो, 0 ही आए। एक्सेल तो वो 0 ही आएगा, यानी एक्सेल इस बार फॉर्मूले में आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात। डीसी सप्लाई है ना, ये टर्म ही नहीं आएगी जेड वाली, वो सॉरी एक्सेल वाली, एक्सेल वाली टर्म आपके फॉर्मूले में ही नहीं आएगी। बताया था मैंने आपको, इंडक्टर का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, एक्सेल फॉर्मूले में नहीं आ रहा, एक्सेल हट गया ना फॉर्मूले में से। एक्सेल का फॉर्मूला था ओमेगा एल, ओमेगा को आप 0 डालते हो, एक्सेल 0 आ गया, फॉर्मूले से ही हट। अब बताओ, एल की वैल्यू बढ़ती रहे चाहे, पर एल तो फॉर्मूले में ही नहीं आ रहा, फॉर्मूले में से ही हट गया, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीसी सप्लाई होता तो बल्ब की फाइनल ब्राइटनेस उतनी ही रहती जितनी पहले थी, रॉड डालो चाहे नहीं डालो, इसकी ब्राइटनेस उतनी ही रहती, क्योंकि डीसी सप्लाई में एक्सेल वाली तो टर्म ही नहीं आती, तो एक्सेल बढ़े या कम हो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक्सेल तो है ही नहीं फॉर्मूले। ठीक है, तो आई होप कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका भी आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस दे देंगे, 3-4 मैंने न्यूमेरिकल कराए और 3-4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराए, ठीक है। कुछ कंसर्न है तो बताओ।